السلام علیکم ناظرین پروگرام لائف لائن سان کرے تاں میزبان ڈاکٹر واحد بش عمر حاضر ہے. ناظرین تاں خبر تن پروگرام میں اساں تاں کے مختلف بیماریوں جو ॼाण ॾींदा आहियूं. مختلف مہمان ڈاکٹر اساں सां गॾु हूंदा. अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा ॿिनि टॉपिक ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. हिकिड़ो त अखियुनि जूं बीमारियूं जीअं कैटरेक्ट आहे, ग्लोकोमा आहे या ॿियूं मुख़्तलिफ़ बीमारियूं, उन ते तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं त इन्हनि बीमारियूं इहे थींदियूं छो आहिनि, इन जे इलाज जा कहिड़ा सुठा तरीक़ा आहिनि. ॿियो अखियुनि जे इलाज जे लाइ या अखियुनि जे लाइ बि असां मुख़्तलिफ़ जीअं औज़ार बि इस्तेमालु कंदा आहियूं. जीअं चश्मो पाईंदा आहियूं या लेंस पाईंदा आहियूं ऐं उनखां पोइ जेके प्लास्टिक सर्जरी बि अखियुनि जूं थींदियूं आहिनि उन बाबति बि तव्हांखे ॾींदा. ॿियो टॉपिक आहे दिलि जूं बीमारियूं. उन हवाले सां तव्हांखे ॼाणींदा दिलि जूं बीमारियुनि जो हिकिड़ो त दवाउनि जे ज़रिए इलाजु थींदो. ॿियो जेके दिलि जूं बीमारियूं उन्हनि खे मसनूई आलात जे ज़रिए बि असां इलाजु कंदा आहियूं. त उहे आलात जॾहिं लॻंदा आहिनि त पोइ दिलि नॉर्मल कमु कंदी आहे. त उहे कहिड़ा जदीद साइंसी हिन दौर में जदीद आलात आहिनि जेके इस्तेमालु करे दिलि खे बहितरु करे नॉर्मल करे ज़िंदगी गुज़ारे सघिजे थी. इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु ॿ महिमान. पहिरियों महिमान मूंसां गॾु आहे डॉक्टर नोमान सनी जेके पाण आई स्पेशलिस्ट आहिनि ऐं ॿियो डॉक्टर मूंसां गॾु आहे प्रोफेसर ज़ाहिद जमाल जेके प्रोफेसर आहिनि NICVD में ऐं उनजो हिकिड़ो कमु आहे दिलि जी बीमारियुनि जे इलाज लाइ. जेके जदीद आलात आहिनि उन जे ज़रिए या मसनूई आलात जे ज़रिए दिलि खे कीअं बहितरु करे सघिजे थो, कीअं उनजो इलाजु करे सघे थो. त डॉक्टर सनी ऐं डॉक्टर ज़ाहिद जमाल खे वेलकम. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ाहिद. तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां हिते असां रहिया. नाज़रीन ॿई महिमान असां सां गॾु आहिनि. अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू करें. अच्छा डॉक्टर नोमान सनी मुझे बताओ कि आम कामन जो आँखों की कौन सी बीमारी हैं? दो चार बीमारी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तो कैटरेक्ट, उसके बाद ग्लाकोमा और जो सबसे बड़ी बीमारी जो फैल रही है वो है डायबिटीज़, शुगर की वजह से आँखों की जो बिनाई है वो परमानेंटली तौर पे डैमेज हो रही है पाकिस्तान में, क्योंकि हर तीसरा आदमी पाकिस्तान में डायबिटीज़ का शिकार है, शुगर का शिकार है. और काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज़ है. इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि आँखों का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ की डायग्नोसिस जो होती है वो आँखों के एग्ज़ाम से हो जाती है, क्योंकि आँखें काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं डायबिटीज़ से. और उसके अलावा और चीज़ें भी हैं, ट्राकोमा और काला मोतिया जिसको ग्लाकोमा कहते हैं. और वो इसलिए भी थोड़ा ख़तरनाक है कि उससे आपके पास कोई सिम्टम्स नहीं होते. इसको काला पानी भी कहते हैं जो उसको काला, जी हाँ, काला पानी भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब ज़ाहिद जमाल, मैं थोड़ा इसको इसलिए जोड़ रहा हूँ, जब डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ का तो हार्ट के ऊपर भी असर है. बिल्कुल सही है. शुगर और ब्लड प्रेशर ये तो हम कहते हैं माँ बाप है हर बीमारी के, हार्ट के लिए भी और पूरी बॉडी के सिस्टम के लिए. आँखों की बीमारी भी, आँखें भी उससे मुतासर हो रही हैं, दिल भी हो रही है. बिल्कुल. मेरे पास मरीज़ आया ब्लड प्रेशर का था, उसको पता ही नहीं था. उसकी भी साइलेंट किलर हम कहते हैं, उसकी कोई अलामत नहीं है, जैसे डॉक्टर नुमान कह रहे हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें बगैर रेगुलर चेकअप के पता नहीं चलता और आपकी बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है. तो ब्लड प्रेशर और शुगर हर को अपना पता होना चाहिए. ये खाली नहीं हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है, आँखों पे, गुर्दों पे, दिमाग पे, और ये साइलेंट डिजीज़ होती है. इसलिए रेगुलर आम फिजिशियन जो है, जो जनरल इसके लिए एक्सपर्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो अपने रेगुलरली चेकअप कराते रहें तो काफ़ी बीमारी से बचाव किया जा सकता है. डॉक्टर नोमान, कैटरेक्ट है या जो मोतिया हो जाता है, कैसी पहचान है? कोई आम आदमी पहचान सकता है या डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? देखिए, आपको आम आदमी को उस वक्त पता चलता है जब उन्हें कोई ना कोई तकलीफ़ महसूस होती है, या तो उन्हें बहुत बत्तियों से, रोशनियों से बहुत हिचकिचाहट होती है, पढ़ाई में मुश्किल होती है, नज़र कम हो जाती है, नज़र धुंधली हो जाती है, बत्तियों के आगे उनको साए नज़र आते हैं, पढ़ा नहीं जाता. ये सब जो है सिम्टम्स हैं ये मोतिये के होते हैं, कैटरेक्ट्स के होते हैं. क्योंकि ज़्यादातर कैटरेक्ट सर्जरी उसी वक्त कराई जाती है जब आपके पास ये सब सिम्टम्स हों. वरना खुद से तो मुश्किल पता चलता है, एग्ज़ाम तो नहीं कर सकते. तो क्या डॉक्टर साहब को ओपेसिटी, एक वाइट वो तो बड़ा नजर आता है, वो तो बड़ी आखिरी स्टेज में आता. अच्छा, आखिरी स्टेज में. एक ज़माने में ये था कि आप कैटरेक्ट को उस वक्त तक निकाल नहीं सकते जब तक कि वो पूरा मैच्योर ना हो जाए, जब नजर आए. बिल्कुल. हाँ, वो ज़माना गुजर गया. अच्छा, अब तो आपको जैसे ही तकलीफ शुरू हो, आपको आपकी जो दिन के डेली एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें आपको कोई तकलीफ हो तो आप बिल्कुल अपना एग्ज़ाम करवाएं, क्योंकि कैटरेक्ट तो आराम से ठीक हो सकता है. अच्छा, तो फिर क्या है उसका इलाज का तरीका? दवाओं के जरिए ठीक होगा? नहीं जी, कैटरेक्ट का इलाज तो खाली सर्जरी है. अच्छा. हाँ, उससे ये कैटरेक्ट, आपकी हर आँख के अंदर एक लेंस होता है, जैसे कैमरे के अंदर लेंस होता है ना, जब हम पैदा होते हैं वो लेंस क्लियर होता है. ओके. उससे पूरा साफ नज़र आता है. और साल की हर साल के बाद वो जो धुंधला पीला होता जाता है. जब वो आपकी नज़र को इफेक्ट करता है तो उसी लेंस को हम कैटरेक्ट बोलना शुरू कर देते हैं. तो वो आँख के अंदर होता है. अच्छा, फिर उसको निकाल देते हैं? उसको निकाल के उसकी जगह कोई हम जो है आर्टिफिशियल मसनूई लेंस वो डाल देते हैं.
मसनूई लेंस डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने देखा जो लोग बड़े बड़े चश्मे पहनते थे बहुत ही मोटे, उन लोगों के अंदर मसनूई लेंस नहीं है। तो आजकल तो रूटीन है जी, हर एक के साथ उससे फिर वो बेहतर नज़र आ जाता है। बहुत बेहतर, और बस 1-2 दिन की बात होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। अच्छा, दोबारा भी हो सकता है? नहीं, दोबारा नहीं हो सकता। बस बाज़ एक बार- औक़ात उसके पीछे वाले हिस्से में एक झिल्ली आ जाती है जो मसनूई लेंस होता है, उसको तो आराम से लेजर्स में 2 मिनट के अंदर ठीक हो सकता है। मतलब एक बार अगर कैटरेक्ट की सर्जरी हो जाए तो वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। बिल्कुल जी, कोई दूसरी बीमारी हो सकती है, वो कैटरेक्ट नहीं हो सकता। कैटरेक्ट नहीं हो सकता। ओके, अच्छा डॉक्टर जाहिद, मुझे ये बताएं कि दिल के जो है ना इलाज के 2 तरीके हैं। एक तो है सर्जरी, ऑपरेशन या जदीद जो मसनूई आलात भी इस्तेमाल दिल में करते हैं, दूसरा दवाई के ज़रिए। पर मोस्टली दवाई के ज़रिए इलाज नहीं होता है। हार्ट का कोई भी, जैसे एंजियोप्लास्टी कर दी, कोई बाईपास कर दिया, तो ये मसनूई आलात कौन से हैं जो आजकल आप दिल के मरीज़ों को दे रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे क्या फ़ायदा हो रहा है? देखें, ज़्यादातर दिल की बीमारी का इलाज दवाओं से ही होता है, ठीक है ना। बहुत कम 3 तरीका, ये दवाओं से इलाज करें या उनकी स्टेंट लगा दें, एंजियोप्लास्टी करें, या आलात हैं, ये तीनों मिल के इलाज नहीं तो एंजियोप्लास्टी भी तो एक आला है ना, छोटा सा। हाँ, तो स्टेंट लगाते हैं, पूरा आला नहीं, हाँ वो छोटा आला आप कह सकते हैं उसको। मसला ये है कि देखें, आपको समझना होगा दिल में एक तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होता है, एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम, जिससे दिल की नालियाँ, आप प्लम्बर को बुलाते हैं, क्लॉट आ जाए, आप सफाई दवा से कर सकते हैं, नहीं होता तो एंजियोप्लास्टी बाईपास किया जा सकता है। दूसरा मरीज़ हार्ट अटैक के साथ आता है, उसकी दिल की नाली बंद हो चुकी होती है, उसमें एंजियोप्लास्टी लाजमी होता है। अब मसला ये कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है जिसकी धड़कन से ताल्लुक़ है। अगर 2 किस्म की धड़कन होती है, एक आम धड़कन होती है जो दिल के ऊपर के कमरे से आती है, वो ख़तरनाक नहीं होती, जानलेवा नहीं होती, यंग लोगों में होती है, वो आप खांसते हैं इंजेक्शन लगाएं, उसका भी पक्का इलाज है। वो हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी, एक टेस्ट होता है आला, जिस तार को हम ढूंढते हैं जो इसमें तंग कर रहा है, उसको हम शॉल से जला देते हैं, ठीक है, एब्लेशन करके। ये भी काफ़ी आम लोगों के लिए। लेकिन दूसरा मसला ये, वो मरीज़ जिनका बाईपास हो चुका है, जिनका हार्ट अटैक हो चुका है, इनका क्या? आपने तो इलाज करे दवा पे, ये वो मरीज़ हैं जिनकी अचानक डेथ हो सकती है, वो मर सकते हैं इन सब इलाज के बावजूद। तो पहले इन मरीज़ों के लिए आलात आ गए जो हम पहले से बता देते हैं। जिन लोगों का भी हार्ट का पावर 35% से नॉर्मल 50% से अबव को हम नॉर्मल कहते हैं, जो जिनका भी हार्ट की पावर जो जिसकी ताकत होती है 35% से कम हो, ऐसे मरीज़ किसी वक्त भी उनकी डेथ हो सकती है। हालांकि उनकी नालियाँ भी खुली हुई हैं, इनका बाईपास भी हो तो चुका उसको है। कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए डिफिब्रिलेटर है, पाकिस्तान में सबसे पहला डिफिब्रिलेटर मैंने ही लगाया था। वो उसको कंट्रोल करता है। वो एक मशीन है जिस तरह आप समझिए स्टेबलाइज़र है। ओके, मतलब ऐसे मरीज जिनका दिल कमज़ोर हो, किसी वक्त भी करंट ज़्यादा आता है और दिल की धड़कन रुक सकती है और इससे मौत आ सकती है। तो हम ऐसे मरीज़ को पहले से तशख़ीस कर लें वो कौन लोग हैं जिनको ख़तरा है। और ये पहले ये मशीन हम ऑपरेशन हार्ट ओपन करके लगाते थे, अब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, हम सुन करके लगाते हैं। चेस्ट के अंदर जिसका जेब बनाते हैं उसके अंदर मेटल पीस होता है, वो हम डाल देते हैं। उसका काम होता है दिल की धड़कन को मॉनिटर करता है, और जब ख़तरनाक धड़कन होती है उसको शॉक लगाता है और आपकी लाइफ बच जाती है। लाइफ बच जाती है। बिल्कुल। मगर मैं ये ज़रूर आपसे पूछूंगा, फिर जाऊंगा नोमान की तरफ। तो ये जो कम क्यों होता है हमारा पावर, जैसे आपने 50 नॉर्मल मगर 30 के कम क्यों होता है, क्या वजह है, इसके ज़रूर मालूम करूँगा। अच्छा, कैटरेक्ट जब हो रहा है तो उसका रीज़न्स क्या है? देखिए, उसमें ज़्यादातर जो है वो कहते वो हैं लेंस क्यों ख़राब हो रहा है? इसलिए ख़राब होता है, वो मेटाबॉलिक चीज़ें होती हैं, उसके अंदर जो आपके जो केमिकल्स जो होते हैं उस आँख के अंदर, जी हाँ, उसके अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस यानी कि केमिकल चेंजेस होती हैं, धूप की वजह से भी। और जिस लोगों में डायबिटीज़ होती है उनको जल्दी हो जाते हैं कैटरेक्ट्स। डायबिटीज़ में जल्दी हाँ, हो जाता है। तो वो कोई इन्फेक्शन की वजह से भी होता है? इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मगर वो उसको बोलते हैं सेकेंडरी और दूसरा कैटरेक्ट। मगर जो नॉर्मल जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो कैटरेक्ट है वो खाली यूजली उम्र की वजह से होता है या डायबिटीज़ की वजह से होता है। हाँ, डायबिटीज़ की वजह से होता है या उम्र की वजह से होता है। अच्छा, अब जो काला पानी आ रहा है आम में आसान लफ्ज़ों में, या ग्लोकोमा होता है, उसका रीज़न क्या है? अच्छा, आँख जो है एक गोला है जिसके अंदर पानी भरा होता है। नॉर्मली ये होता है आँख पानी बनाती रहती है अंदर, मगर वो पानी आँख से निकलता भी रहता है, तो एक प्रेशर नॉर्मल प्रेशर में रहती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो नालियाँ जो माइक्रोस्कोपिक नालियाँ होती हैं वो बंद होना शुरू कर देती हैं, मगर आँख फिर भी पानी बना रही होती है। तो उसका फिर ये हल आखिर में ये नेट रिज़ल्ट होता है कि आँख के अंदर जो है प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ जाता है, पानी का। जब प्रेशर बढ़ता है तो वो सारा प्रेशर पड़ता है आपकी उस नस पे जो कि आपको नज़र दिखा रही है, जो कि ब्रेन से कनेक्टेड है। तो जैसे आप कोई भारी फर्नीचर रखते हो किसी कारपेट के ऊपर, तो वो कारपेट उखड़ जाता है,
اسی طرح وہ جو آپ کی جو نس ہے جو آپ کو دکھاتی ہے، نرو جو دکھاتی کے طرف پانی آ ہے، وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو آنکھ سے تو آنسو نکل رہتے ہیں، ہاں وہ الگ، وہ باہر وہ الگ چیز ہے، ہاں وہ انٹرنل کوئی وہ انٹرنل کچھ ہے۔ کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ پریشر بڑھنے کا کوئی ریزن ہے؟ ریزن یہی ہے کہ بیلنس جو ہے بٹوین جو پانی بن رہا ہے اور جو نکل رہا ہے اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، تو پانی آنکھ بنا رہی ہے مگر اتنا نکل نہیں رہا آنکھ سے۔ نہیں تو کیا وہ جو نکل نہیں رہا ہے اس کو ہم نکال سکتے ہیں یا اس جی کا ہاں، راستہ اس کھول کے سکتے لیے ہیں؟ آپ دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں، قطرے استعمال کر سکتے ہیں، لیزر استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی کافی سرجریز بھی ہوتی ہیں آج کل، تو بہت معمولی سی سرجری، آسان سرجری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بڑی سرجری بھی کر سکتے ہیں جس میں ہم کافی بڑے آلات جو ہیں آنکھ کے اوپر ڈال سکتے ہیں جو کہ فلوئڈ کو اور اس کے پانی کو کلیکٹ کر سکیں۔ اچھا، تو گلاکوما یا یہ کالا پانی دونوں آنکھوں میں ہو سکتا ہے یا ایک میں ہو سکتا ہاں دونوں بالکل ہو سکتا ہے ہے ساتھ یا ساتھ۔ ایک میں صرف ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اچھا، اور اس کا علاج ایک ہی سرجری میں بھی ہو سکتا ہے، جس سے کافی لوگوں کو اگر موتیا، اگر کالا پانی ہے تو موتیے کا جب آپریشن ہو تو اس کے ساتھ ہم دونوں سرجریز ملا کے کر سکتے ہیں جی، اور اس کے ریزلٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ نہیں جب ہم مصنوعی آلات کی بات کرتے ہیں آنکھ کے اندر بھی تو مصنوعی آلات بہت استعمال ہوتے ہیں، جیسے لینس کی آپ کی بات، لینز ہوتا ہے، اس کے بعد کافی ٹیوبز ڈلتی ہیں جو کہ اس کے کالے پانی کے لیے جو ہوتی پانی ہیں۔ کو جاری رکھتی ہیں۔ جی ہاں، وہ ہوتی ہیں، اور ابھی تو آرٹیفیشل کارنیاز آ گئے ہیں جو آپ کے سامنے والا حصہ ہے آنکھوں کا۔ پہلے کارنیل ٹرانسپلانٹ سے اگر کسی کے پاس وہ نہیں چلے، ریجیکشن ہو جائے، تو ہم لوگ آرٹیفیشل کارنیاز بھی لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ آئیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتاؤ کہ دل کا جو نارمل آپ بولتے ہیں 50 یا 80 وہ کم کیوں ہوتا ہے؟ کیا مسل کمزور ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں کوئی شوگر کا جیسے ہم نے ذکر کیا وہ ہو جاتا ہے، یا بلڈ پریشر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ دل کا پاور کم ہوتا ہے؟ دیکھیں شوگر، بلڈ پریشر، اسموکنگ، پیدل نہیں چلنا، کھانا پینا، یہ سب رسک فیکٹر ہیں جس سے ہارٹ ڈیمیج ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ جس طرح گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو 80% دل کی نالیاں خراب ہو جاتی ہیں جن کی کھانے پینے اور جن کو اٹیک ہو چکا ہے، اس کے بعد ہارٹ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے۔ جو لوگ وقت پہ نہیں پہنچتے ہارٹ کے علاج کے لیے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ لوگ کا جب وہ پہنچتے ہیں وہ ہارٹ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ تو کیا اس کا جو گوشت کمزور ہو جاتا ہے؟ ہاں، دل ایک پٹھا، یہ سمجھے مشین ہے، جو پمپنگ مشین ہے۔ جب وہی انجن گاڑی کا اگر ڈیمیج ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں تو وہ اس وقت اس مریض کو پتہ نہیں ہے کہ میری دل کمزور ہو رہا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس دیکھیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ ہسپتال پہنچ جاتا ہے، بہت سے لوگ سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، وہ ہسپتال نہیں جاتے ہیں، گھر میں پسینے آئے، سینے میں درد ہوا، تھوڑی سانس پھولی، کسی کو نہیں دکھایا، بعد میں پتہ چلتا ہے ان کا ہارٹ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ تو 80% تو وہ لوگ ہوتے ہیں، 20% وہ لوگ ہوتے ہیں جو موریثی یا جینیٹیکل پرابلم ہوتا ہے۔ تو فیمیل میں زیادہ ہارٹ کمزور ہوتا ہے میل میں، یا دونوں میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہارٹ اٹیک تو ظاہر سی بات نہیں، یہ دل کمزور ہو جائے جس کے لیے آپ یہ پیس میکر لگاتے ہیں۔ دیکھیں کمزور تو یہ مردوں میں زیادہ ہے ہارٹ اٹیک، انسیڈنٹلی عمر کے ساتھ جو عورتوں اور مردوں میں برابر رسک ایج کے ساتھ دونوں میں رسک بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ نے پیس میکر لگا دیا تو پھر وہ اس کو وہ نارمل چلے گا ہارٹ کا ریٹ؟ پیس میکر یہ نہیں ہے، ڈیفیبریلیٹر ہے، ڈیفیبریلیٹر اس کے جب آپ اندر لگا پیس دیا، میکر، دیکھیں پیس میکر یہ نہیں جب یہ آپ نے لگا دیا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو پاور کو بڑھاتا ہے کیا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں یہ مشین کا کوئی کام نہیں، ایک دفعہ ہارٹ ڈیمیج جو ہے پاور نہیں بڑھا سکتا، پھر کیوں لگاتے ہیں؟ وہ صرف اس لیے کہ آپ نے دل کی نالی تو بند ہے اس کو آپ نے کھول دیا ہے، لیکن پٹھے جو مضبوط ہوئے ہیں، مضبوط اگر نہیں ہوئے، نہیں ہے جن کو فائدہ نہیں ہوا ہے تو کرنٹ زیادہ آ سکتا ہے نا، یہ الیکٹریکل شاک دے سکتا ہے، یہ اسٹیبلائزر ہے۔ جب کرنٹ زیادہ آئے گا تو یہ اس کو کنٹرول کرے گا؟ کرنٹ کوئی روک نہیں سکتا، اگر ہارٹ ڈیمیج اسے کرنٹ تو آئے گا، جیسے آپ نے اسٹیبلائزر لگایا تو کیا ہوگا، آپ کے ٹی وی فریج سب بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ اسٹیبلائزر ہے، جب بھی کرنٹ زیادہ آئے گا تو شاک کر کے یا اوور ڈرائیو پیسنگ کر کے اس کی دھڑکن کو صحیح کر دیتا ہے۔ آپ جو بات کریں وہ دوسری مشین ہے جس کا میں اس طرف آتا ہوں، میں نے یہ جو فیبریلیٹر ہے یہ مطلب اس کو کرنٹ جو زیادہ آتا ہے اس کو روکتا ہے، ہاں تو وہ اس کو اس کو ہارٹ اٹیک روکتا نہیں نہیں، اس ہو، کا علاج کرتا ہے، اس کا علاج اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو اس دوران بھی آپ دوائیاں دیتے ہیں مریض؟ بالکل، بہت اچھا سوال، اس میں بہت سے اچھی اچھی اینٹی ایریتمک دوائیں ہیں جس سے دل کی دھڑکن تیز ہونے میں اس کی کمی آ جاتی ہے، کنٹرول کرتے ہیں بالکل۔ تو یہ مشین جو آپ نے فیبریلیٹر ہے یہ پھر زندگی بھر لگتا رہے گا؟ ہاں یہ 8 سال چلتی ہے، پھر ہمیں صرف اس کا باکس بدلنا ہوتا ہے جو 15 منٹ کا آپریشن ہے، اور یہ نیا ہم لگاتے ہیں 1 گھنٹے کا آپریشن سن کر کے لگاتے ہیں، اور کافی کامیاب ہے، اب بہت سمپل ہو گیا آپریشن۔ مطلب وہ آدمی یا مریض جو ہے وہ نارمل زندگی گزار سکتا ہے؟ بالکل، وہ ہر چیز کرے سوائے وزن نہ اٹھائے، یا MRI نہیں ہو سکتا اس کا، بس ایک ہے ڈاؤن سائڈ، لیکن اب جو مشینیں آ گئی اس کے ساتھ MRI بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا مطلب یہ اس اوزار سے وہ اب دل کو بہتر کر کے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں؟ بالکل، تو یہ مصنوعی آلات جو ہے نا وہ فائدہ مند ہیں؟ بہت فائدہ۔ اچھا ڈاکٹر سنی مجھے یہ بتانا کہ جیسے آپ نے بولا کہ پانی آتا ہے آنکھ میں تو اس کا ہم سرجری کر لیتے ہیں، کیا کبھی کبھار کہتے ہیں کہ جو کالا پانی آ جائے تو ختم نہیں ہوتا یا اس کی کوئی سرجری سے بھی علاج نہیں ہے، ایسے ہے؟ نہیں جی، کالا پانی کا سب سے بڑا جو ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ اس کا مریض کو
पहले 10-15 सालों में कोई सिम्टम नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि उसके पास काला पानी है, जैसे शुगर का पता नहीं। जी हाँ, बाज़ लोगों में जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उनको आंखों में दर्द होगा, कुछ सिम्टम्स आएंगे, मगर जो 90% हैं उनको कोई सिम्टम नहीं होता जब तक कि एंड स्टेज पे ना जाए। जब तक उसमें ये होता है कि आपकी नज़र पेरिफेरी से यार कि बाहर से पहले कम होती है, और जब आपको पता चलता है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप आंखों का एग्ज़ाम करवाएं तो प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि अगर कैसे चेक होता है? वो एक आला होता है जी, जो कि खाली आपके आंसुओं पे ज़रा सा वो टच करता है और उससे प्रेशर आ जाता है। अच्छा, और वो सबसे अच्छा तरीका है, साल में कम से कम 2-3 दफ़ा चेक कराना चाहिए। कोई नॉर्मल मरीज भी करा सकता है कि प्रेशर बढ़ रहा है या नहीं? जी हाँ, वो हर एक को ये जो है, जो कि हर आई एग्ज़ाम के, हर आँखों के एग्ज़ाम के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना प्रेशर चेक करवाएं। प्रेशर चेक करना। अच्छा, क्या जब काले पानी का मरीज आपके पास है तो क्या कोई इन्वेस्टिगेशन पहले करवाते हैं? जी हाँ, पहले तो डायग्नोस करना पड़ता है। पहले तो आप एग्जामिनेशन, जब आप उसको एग्जामिन करते हैं, जब देखते हैं मरीज़ को, तो उसकी जो नर्व जो है उसको देखते हैं। वो जो है वो पीछे गई हुई होती है, इसको बोलते हैं कपिंग। वो कप की तरह हो जाती है बजाय कि प्लेट की तरह। एक वो होता है। उसके बाद 2-3 और टेस्ट होते हैं जो कि आपकी आंखों की जो नर्व है उसकी हेल्थ को देखते हैं। तो 3-4 टेस्ट होते हैं, उससे जो है डायग्नोसिस पक्का हो जाता है। मगर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रेशर होती है, क्योंकि दवाइयों के साथ हम इमीडिएटली प्रेशर को नीचे ला सकते हैं। अच्छा, तो फिर सर्जरी क्यों करते हैं? कि वो प्रेशर फिर जो पानी है उसको निकालने के लिए सर्जरी करते हैं या प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं? अच्छा, सब लोग ड्रॉप से रिस्पॉन्ड नहीं करते। बाज़ लोगों को 1 ड्रॉप देते हैं, बाज़ को 2, बाज़ को 3, बाज़ को 4। बाज़ लोगों को 2 ड्रॉप के बाद हम चाहते हैं सर्जरी करें ताकि उनको डैमेज ज़्यादा ना बढ़े। तो डिपेंड करता है कि कितना डैमेज हो गया है। जो अगर आपके पास, आप मेरे पास आए हैं, आपका डैमेज काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा तो हम लोग ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, आपको बोलेंगे जी आपकी दवाइयों से काम नहीं चलेगा, आपकी सर्जरी होगी। और सर्जरीज जो है उनकी काफ़ी जल्दी आदमी जो है वापस रिकूपरेट कर जाता है। सर्जरी से बेहतर हो जाता है। फिर क्या वो दोबारा पानी आ सकता है? आ सकता है, ये क्रॉनिक चीज़ है ये, क्योंकि जो आपकी जो नलियां जो पानी निकालती हैं आंखों से, उसको भी तो आप खोल देंगे ना सर्जरी? हाँ, मगर वो बंद होती जाती हैं, वो मिलियंस के हिसाब से होती हैं। तो वो ओवर टाइम, जब जैसे अब उम्र आपकी बढ़ती जाती है, वो कम होती जाती हैं। तो आपको जो है उसके साथ साथ अपना रिकरेंट चांस है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल है। और उसको जो है आपको बड़ी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। दवाई भी उसको रेगुलर देते हैं? बिल्कुल जी, दिन में एक दवाई, 2 दवाइयाँ, 3 कतरे। तो फिर हम लोग मॉनिटर करते हैं प्रेशर क्या है। मतलब ये कि आपका प्रेशर हुआ 25, तो हम ये डिसाइड कर लिया आपका प्रेशर 18 होना चाहिए। तो हर विजिट पे हम आपका प्रेशर कंट्रोल करते हैं। वो 1 दवाई से हो, 2 दवाई से हो, सर्जरी से हो, लेजर से हो, जिस तरह मर्जी हो। लेजर का भी रोल है इसमें? बिल्कुल जी है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर जाहिद जमाल, मुझे बताना है कि एक तो आपने बताया फिब्रिलेटर लगाते हैं, दूसरी कौन सी मशीन है जो आप मशीन लगाते हैं? जिस तरह मैंने बताया, बहुत से लोग परमानेंट हार्ट डैमेज हो चुका होता है जिनका 35% से कम है। इनके 2 मसले होते हैं। एक तो ये चलने फिरने में सांस फूलना, फेफड़े में पानी आना, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। ये वो लोग हैं जिनका बाईपास भी हो चुका है, जो प्लास्टिक भी हो चुकी है, दवाओं पे भी है, उसके बाद जो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। तो एक नई मशीन आ गई जिसमें 3 तार हम लगाते हैं दिल के 2 ऊपर। उसका क्या नाम है? उसको हम कहते हैं CRT या बाईवेंट्रिकुलर पेस मेकर। यानी दिल के दोनों कमरों में जो निचले है, राइट में और लेफ्ट में, वो हार्ट की पंपिंग दोनों तारों से ऐसे ही लगाते हैं? वो भी इसी तरह लगाते हैं। उसके बाद वायर नीचे, वो भी बाहर से वायर, हम ओपन हार्ट की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, फिर वो उसको कंट्रोल करता है? वो इसके हार्ट के परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देता है। अच्छा, इससे थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाती है और काफ़ी लोग हैं जो उनकी ज़िंदगी नॉर्मल पे चली गई है इस मशीन के बाद। वो मशीन भी ज़िंदगी भर लगी रही? ज़िंदगी भर लगी रहती है और उससे कोई नुकसान नहीं है? नुकसान कुछ भी नहीं। अच्छा, वो मरीज नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है? बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, क्या और की दिल की बीमारी हो सकती है इस मशीन लगने के बावजूद? नहीं, मशीन लगने के अलावा जो अलग बीमारी है और भी वजूहत होती हैं दिल की मशीन लगाने। जिनके दिल के पट्टे यंग लोग हैं, मोटे होते हैं, जिसको हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जिनको अचानक आपने सुना होगा एथलीट मतलब है, हार्ट की कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, मगर इस मशीन से फायदा है कि वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। ज़बरदस्त। डॉक्टर सनी और डॉक्टर जाहिद, आपसे बातें का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ छोटे वक्त पे, क्या नाज़रीन वक्त करो नरो वक्त।
Welcome back नाज़रीन तो पंहिंजो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर शुरू कयो डॉक्टर नोमान सनी असां सां गॾु आहे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर ज़ाहिद जमाल ऐं नाले वारो प्रोफेसर NICVD उहो बि असां सां गॾु आहे उहो बि ॻाल्हाए रहियो आहे ॿुधाए रहिया त जेके मसनूई आलात आहिनि उहे दिलि खे कीअं मदद कंदा आहिनि ऐं दिलि जा मरीज़ उन्हनि मां कीअं फ़ाइदो वठी सघनि था अच्छा तो पंहिंजे महिमाननि सां ॻाल्हि जो सिलसिलो शुरू कयो जी डॉक्टर नोमान आपने बड़ी ज़बरदस्त बताया कि जब आप काला पानी की बात करते हैं ये लोग बोलते हैं कि जिसको काला पानी हो गया या जिसको ग्लोकोमा हो गया वो फिर ठीक नहीं होता अक्सर ऐसे कहते हैं क्या ये बात सही है देखें बाज़ लोग आधे लोग तो ठीक हो जाते हैं दवाइयों से, मगर दवाइयाँ आपको रेगुलरली खानी पड़ती, बूंदें आपको डालनी पड़ती हैं। अगर आपने जब बूंदें डालना बंद की तो आपका प्रेशर ऊपर चला जाएगा। बाज़ लोगों का ये होता है कि जब सर्जरी होती है तो वो इतना पानी वो सर्जरी निकालती रहती है कि आपको बूंदों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर ये कोई गारंटी नहीं है कि सर्जरी करने से आपको बूंदें ना इस्तेमाल करनी पड़ें, क्योंकि बाज़ लोगों को दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो आपका सब डिपेंड करता है प्रेशर क्या है। हाँ जी, अगर प्रेशर ठीक है आपका एक बूंद से तो बस काम हो गया, और अगर आपको प्रेशर सही नहीं है 3 बूंदों से और तो नॉर्मल जिंदगी की तरफ जा सकता है सर्जरी बिल्कुल जी बिल्कुल जा सकता जब लेजर जैसा जदीद अच्छा तरीका हमारे पास मौजूद है तो फिर कैटरेक्ट या ग्लोकोमा या दूसरी चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए। नहीं जी, कैटरेक्ट लेज़र का एक हिस्सा है ट्रीटमेंट में, और मगर वो बाज़ लोगों के लिए काफ़ी होता है मगर सब के लिए काफ़ी नहीं होता। क्यों? उसमें लिमिटेशंस होती हैं। जो लेज़र जो हम करते हैं काले पानी के लिए वो खाली 50 माइक्रोन हिस्से पे वो असर करता है। ओके ठीक है, अच्छा अब उससे अगर आपका पानी का प्रेशर नीचे आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मगर बाज़ वक़्त आपको बड़ा नाला लगाना पड़ता है ताकि पानी ज़्यादा पानी निकले, तो वो लेज़र वो नहीं कर सकता जो कि सर्जरी से किया जा सकता है। मगर लेज़र ये बहुत उसमें कम टाइम लगता है, उसमें आपको कोई काटना नहीं पड़ता, कोई सूचर नहीं लगाने पड़ते, आप क्लिनिक आएँ आपको 5 मिनट में लेज़र हो जाता है और आप निकल जाते हैं। मतलब ये उसका फ़ायदा। अच्छा डॉक्टर ज़ाहिद अब 2 आपने तो हमें मशीनें जदीद बता दी, तीसरी कौन सी है जो दिल के लगा के और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते? देखिए ये 2 मशीनें उनके लिए जो ख़तरनाक मरीज़ होते हैं जिनका दिल कमज़ोर हो। दूसरा पेस मेकर होता है, इट्स लाइक ए जनरेटर या बैटरी है ना, जिनकी दिल की धड़कनें आहिस्ते हो जाती हैं। उम्र के साथ या पैदाइशी तौर पर दिल के तारे घिस चुके होते हैं तो हार्ट बीट बिल्कुल स्लो हो जाती है, ये लोग बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनके लिए हम पेस मेकर लगाते हैं। पेस मेकर समझे ऐसे ही जैसे जनरेटर है, अगर लाइट गई तो पेस मेकर ऑन हो जाएगा, जिससे जनरेटर ऑन हो जाता है। तो धड़कन हम सेट कर देते हैं कि 50 या 60 से कम होगा तो बैटरी ऑन हो जाएगी। तो ये किसी उम्र में भी हो सकता है, ये भी उन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है जो हार्ट के मरीज़ हो। नहीं तो क्यों जो हमारे जो दिल की धड़कन कम क्यों होती है, क्या वजह है, कोई रीज़न है इसकी? उसकी वजह तो यही है, एक उम्र के साथ ओके जैसे वायरिंग घर की पुरानी हो जाती है, गाड़ी की वायरिंग पुरानी हो जाती है, ठीक है ना, मेन स्विच जो है वो आपका घिस चुका होता है, तो एक तो उम्र के साथ होता है। दूसरा बहुत सी दवाएं लोग इस तरह खाते हैं जो हार्ट की नालियों को डैमेज करिए, तारों को। तीसरी चीज़ जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़, शुगर ब्लड प्रेशर कॉमन है बिल्कुल, ये तो हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट करती है, चाहे इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, प्लम्बिंग सिस्टम हो, तो ये तो दीमक है। अच्छा पीस मेकर लगा दिया फिर क्या उसका हार्ट रेट नॉर्मल होगा? हाँ, मतलब हार्ट रेट कम नहीं होगा, जो भी हमने हार्ट रेट फिक्स कर दिया है, अगर ज़्यादा होगा तो मशीन रुक जाएगी, आपके अपनी नॉर्मल धड़कन होगी। ओके जब धड़कन स्लो होगी तो बैटरी ऑन हो जाती है, जिस तरह आपने ऑटोमेटिक जनरेटर ऑन किया और लाइट गई तो ऑन हो गया। अगर किसी की दिल की धड़कन स्लो है तो कौन सा नुकसान है? हाँ, जैसे एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, उनकी तो हार्ट बीट स्लो रहती है, वो नॉर्मल बात है, वो हेल्दी हार्ट है। लेकिन उससे अलामत हो जाए, चक्कर आ जाए, बेहोश हो जाए, गिर जाए, सांस फूलने लगे, सीने में दर्द होने लगे, कमज़ोरी लगने लगे, आम काम नहीं कर पा रहा हो, तो ये भी एक सॉफ्ट अलामतें होती हैं। नहीं तो पीस मेकर लगा तो फिर ये अलामतें नहीं होंगी? अगर इस वजह से अगर ये कोई और वजूहत है इनकी तो उससे वो अलामत सही नहीं होगी, लेकिन बेहोश धड़कन की स्लो होने की वजह से हुआ, बैटरी लगा देंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। वरना लोग गिर जाते हैं, सर फट जाता है, ब्रेन का ऑपरेशन, हड्डी टूट जाती है, लोगों को पता ही नहीं है वो गिरा क्यों है। बाद में पता चला कि फिर गिर गया वो, तो किसी ने गौर ही नहीं किया उसके हार्ट की धड़कन स्लो हुई है। हाँ वो तो पता नहीं चलता ना, जब हार्ट की धड़कन बढ़ती है जी तो लोग भागते हैं डॉक्टर की तरफ, तो भाई मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई है, ये है तो मुझे, मगर जब कम होती है तो इतना पता नहीं चलता। तो इसके लिए रेगुलर जो है ना डॉक्टर उससे जब देखेगा तो बताएगा। हाँ, कोई अलामत हो तो नहीं तो पता नहीं चल सकेगा। अच्छा डॉक्टर सनी मुझे बताएं कि आपने लेज़र की बात की, मगर हम कुछ मसनूई चीज़ें जैसे आपने लेंस लगा दिया या कैसे वो उसमें जिसकी नज़र दूर की कम है उसकी भी लेज़र करके आप चश्मे और लेंस से उसकी जान छुड़ा देते हैं, उसकी नज़र बेहतर हो जाती है, तो वो क्यों, वो लेज़र कैसे उसकी नज़र जो है ना, जब 8 नंबर का चश्मा इस्तेमाल करता है मगर लेज़र की तो वो बगैर चश्मे के चलता है, उसमें क्या होता है?
تو لیزر جو ہے اب دیکھیں آپ کی جو آنکھ کا جو سامنے والا حصہ ہے اس کو بولتے ہیں ونڈ شیلڈ، جیسے گاڑی کی ونڈ شیلڈ ہوتی ہے نا، تو وہ ایک لینس کی طرح کام کرتی ہے. اگر وہ بہت زیادہ مڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ مضبوط لینس ہوتا ہے، اگر بہت فلیٹ ہوتی ہے تو وہ کمزور لینس ہوتا ہے. تو لیزر کیا کرتا ہے، وہ آپ کی ونڈ شیلڈ جو ہوتی ہے، جو سامنے کی جو شیشہ ہے اس کو ایویپوریٹ کرتا ہے، تو اس کی شکل جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے. ایک گنبد ہے جیسے، وہ گنبد کو وہ فلیٹ کر دیتا ہے یا گنبد کو اور سٹیپ کر دیتا ہے. اس لحاظ سے وہ آپ کا جو چشمہ جو ہے نا، اس کی جو پرسکرپشن جو ہوتا ہے، جو نمبر ہوتا ہے، اس کو وہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے وہ آپ کا لیزر سے ایویپوریٹ ہو جاتی ہے وہ آپ کا جو ہے کورنیا، جیسے ہی وہ چینج ہوا تو آپ کی پاور آٹومیٹکلی چینج ہو جاتی ہے. تو پھر وہ نظر ٹھیک ہو جائے گی. ہاں جی، کیونکہ تو وہ کم کیوں ہوئی تھی؟ وہ آپ کا جیسے آپ دیکھ لیں ایک لینز ہے، ٹھیک ہے نا، بعض مایوپیا کیا کوئی ڈیزائن دیکھیں مایوپیا ہوتا ہے جس کو آدمی کو نظر نزدیک کا صحیح نظر آتا ہے، باہر دور کا کا نہیں آتا. ٹھیک ہے، ہائپروپیا ہوتا ہے جس کو آپ کو دور کا نظر آتا ہے مگر نزدیک کا نظر نہیں آتا. جو مایوپیا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے، جو آپ کو جو دور کا نظر نہیں آتا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کا جو گنبد ہے وہ بہت اٹھا ہوا ہے. تو لیزر کیا کرتا ہے، اس کو یہاں سے اڑا کے اس کو فلیٹ کر دیتا ہے تاکہ آپ کی جو آ رہی ہیں ریز وہ صحیح جگہ پہ فوکس ہوں، تو نظر آپ کی بہتر ہوتی جائے گی. بہتر ہو جائے گی. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نقصانات نہیں ہے لیزر کا؟ ہے مگر 1%. اوکے، مطلب اگر 100 لوگوں نے کیا ہے تو ان میں سے 1 یا 2 لوگ. کیا ہوگا اس کو کمپلیکیشن؟ اس میں زیادہ تر یہ سب سے زیادہ کمپلیکیشن یہ ہے کہ آپ کی نظر پوری طرح صحیح نہیں ہوگی، تھوڑی سی کم ہو جائے گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے وہ زیادہ ٹریٹ کر دیتا ہے کہ جو پہلے جن کو مایوپیا تھا وہ ہائپروپیا ہو جاتا ہے، جن کو پہلے نظر نزدیک نہیں آتا تھا ان کو اب نظر دور نہیں آتا. اچھا، ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے. اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کو دوبارہ لیزر کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں میجورٹی سارے پیشنٹس کو. ٹھیک ہے، ایسے لوگ چشمہ لگا سکتے ہیں یا لینس لگا سکتے ہیں یا ضرورت نہیں ہے؟ بالکل لگا سکتے ہیں. بالکل لگا. اچھا، کیا لینس جب ہم لگاتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے؟ دیکھیں سائیڈ ایفیکٹ اکثر بولتے ہیں زیادہ تر نہیں لگانا چاہیے، کیوں؟ سرجری کی بات نہیں، ایسے ہی نارمل کانٹیکٹ لینس کی بات کریں. ہاں جی، کانٹیکٹ لینس میں خود لگاتا ہوں جی، اور میرے پاس میں نے جو لگایا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں بائی فوکل. میں اس کانٹیکٹ لینس سے دور بھی دیکھ سکتا ہوں اور نزدیک بھی دیکھ سکتا ہوں. زیادہ نہیں لگاؤ. ہاں، اس لیے کہ آپ کی جو ہے آکسیجن کی سپلائی جو ہوتی ہے نا اس کو روکتا ہے، اور جو اس کی جو نیوٹریشن جو جاتی ہے نا آنکھوں میں وہ کم ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ دن میں 7 سے 8 گھنٹے سے زیادہ نہ لگائیں. ہٹا دیں. ہاں، اس کے بعد ہٹا دیں. مطلب یہ بہت ضروری ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر زاہد، آپ نے 3 مشینیں تو ہمیں بتا دی کہ یہ ہوتا ہے، مگر اب سبب یہ ہوتا ہے کہ جب دل کی بیماری ہوتی ہے، کوئی بھی آپ نے مشین بھی لگا دی، جو بھی مشین لگا دی، اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی جدید کوئی مصنوعی مشین ہے جو دل کے کام میں آئے؟ بالکل. اس وقت دیکھیں پاکستان میں تو نہیں، ابھی ہمیں ICVD میں ہم نے 2-3 کیس کیے تھے. کس کے؟ جو آرٹیفیشل ہارٹ. اچھا. جن کا دیکھیں اگر ہارٹ ڈیمیج ہو جائے تو اور بہت برے کنڈیشن ہو تو ایسے لوگوں کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، جسے گردے کا ٹرانسفر نہیں. وہ تو کوئی دے تب نا. ہاں، مطلب یہ تو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. نہیں تو وہ کون دے گا اپنی دل؟ ہاں یہ تو مشکل کام نہیں ہے. پوری دنیا میں ہارٹ تو پھر ٹرانسپلانٹ کیا ہوتا ہے. آپ کو مصنوعی دل لگاتے ہیں؟ ہاں، جو ڈیتھ ہو جاتی ہے ینگ لوگوں کی جن کا ہارٹ اسٹرانگ ہوتا ہے وہ اس میں پیمنٹ کر دیتے ہیں. تو اصل علاج تو یہ ہے اگر ہارٹ ڈیمیج ہو جائے. لیکن زیادہ تر میں ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایسے کم لوگ ہوتے ہیں جس میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، ان کی بھی تعداد پھر بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اب یہ جو مشین ہے ایک اور آگے آرٹیفیشل ہارٹ ایلویٹ کہتے ہیں. ہاں وہی کہہ رہا ہوں. وہ بالکل لوہے کی مشین ہے، پورا ہارٹ کی طرح آرٹیفیشل ہے. وہ بیگ میں آپ کو لگا دیتے ہیں، یو کین لیو اے نارمل لائف. اس کی اپنی پیچیدگیاں ہیں. اور اچھا، وہ پھر ان سے کنیکٹ ہوتی ہے. ہاں، وہ آرٹیفیشل ہارٹ ہے، وہ اس کا کام ہی پمپ کرنا، جو ہارٹ کا کام تھا اس کو ریپلیس کرتی وہ. ہاں، لیکن وہ بڑی سرجری ہوتی ہے، سرجن کرتا ہے آپریٹ کر کے، اور کافی دنوں سے اور کافی کامیاب ہے. اب جب سے ایلویڈ آ گیا بہت سے مریضوں کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرانے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی. وہ ایلویٹ کیسے کام کرتا ہے؟ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں آسان طریقے سے. یہ دیکھیں ایک مشین ہے، آپ نے لگا دی تو پھر کیا دل کا جو جتنا بھی فنکشن ہے وہ سارا وہ اپنے اوپر لے لیتی ہے؟ بالکل. آرٹیفیشل جو ہارٹ کا کام ہے پمپ کرنا، وہ مشین ہے، وہ پمپ کرے گا، ہارٹ کو پوری سپلائی کرتا ہے. وہ خون کے سے کنیکشن کر دیتا ہے. ہاں، اور اس کے وائر اس میں ڈائریکٹ مین پائپ لائن میں. پھر کوئی اگر ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو سکتا ہے؟ ہارٹ اٹیک کا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ تو صرف فلو بڑھائے گا نا. تو ان کو تو ایسے یہ مریض وہ ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، ہارٹ ڈیمیج ہو چکا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہارٹ بہت ہی کمزور ہے. تو یہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں؟ بالکل. یہاں پہ تو نہیں، اس میں انفیکشن ہوتا ہے، نرس فالو کرتے ہیں لوگ گھر میں. جہاں پہ یہ مشین لگتے ہیں ان کا پورا سیٹ اپ ہے. تو لوگ گھروں پہ اندر آ کے نرسیں آپ کو چیک کرتی ہیں، اور ان کے بیٹری اور ایکسٹرا بیٹری ساتھ لیتے ہیں. جب بیٹری چارج ہو جاتی ہے چینج کرنا ہوتا ہے.
थोड़ा मुश्किल काम है। हाँ मतलब लेकिन बाहर के मुल्क में पार्ट ऑफ लाइफ है, लोग इसी के साथ नॉर्मल ज़िंदगी अच्छा, गुजार। ऐसा कोई तरीका है कि जैसे आपने बोला दिल की धड़कन कभी तेज़ हो गई, कभी कम हो गई, कभी स्लो हो गई या मसल कमज़ोर हो गए, इसको रोकने के कोई तरीके हैं बचाव के? ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? हाँ, हार्ट यही बोला, अटैक उसको होता है बचाव के क्या तरीके? और हार्ट अटैक क्यों होता है? जो मोटा है, सिगरेट पी रहा है, वजन ज़्यादा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, एक्सरसाइज करता नहीं है और खा रहा बैठा हुआ है ना, उसको क्या होगा? हार्ट अटैक होगा, फालिज होगा। पतले लोगों को भी हो रही है। हाँ, कहने का मतलब है कि नौजवानों मोटापा को भी भी हो एक, रहा है। बिल्कुल मोटापा एक रीज़न है। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल जिसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ये सब वजूहत हैं हार्ट अटैक करने। तो आपका जवाब बहुत आसान है कि हार्ट अटैक से बचा जाए, उसकी शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, स्मोकिंग ना करे, पैदल ज़्यादा चले, वज़न ना बढ़े, अपना कोलेस्ट्रॉल सबको पता होना चाहिए, अपना शुगर पता होना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए। इसकी कोई अलामतें नहीं है और अगर ये चीज़ें आपकी कंट्रोल है तो आप हार्ट को नॉर्मल रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर नोमान सनी, मुझे बताना कि कार्नियल ट्रांसप्लांट क्या है? क्या हम अपना जो कार्निया उसको हटा देते हैं? जी हाँ, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो है जो मुद्दतों से हो रहा है, उसमें ये होता है कि सामने वाला हिस्सा जो है उसको हम पूरा निकाल देते हैं और फिर जो ग्राफ्ट होता है वो लगाते हैं। और ग्राफ्ट जो है, जो लोग वफात पा किसी चुके हैं दूसरे से कार्निया ले लेते हैं? दूसरे से कॉर्निया लेते हैं, उनके पूरे टेस्टिंग होती है इन्फेक्शन की और चीज़ों की, और वो फिर आँख के ऊपर वो हम सी देते हैं। ठीक है। आजकल ज़्यादातर ये उन लोगों के लिए है जिनके बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, मतलब नज़र नहीं आ रहा है। नज़र नहीं आ रहा और बहुत दाग पड़ गए हैं। ओके। अच्छा, अगर दाग नहीं पड़े हो, खाली कोई और तरीके से कॉर्निया ख़राब हो, तो आजकल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में ये है कि हम पूरा कॉर्निया नहीं निकालते, उसकी पीछे वाली जो एक तह है उसको हम लोग उतार देते हैं वॉलपेपर की तरह, और किसी और जो डोनर है उससे वो पतली तह लेके वो पीछे चिपका देते हैं। इसमें ये होता है ना आपको कोई सीना पड़ता है, और इसमें जो रिकवरी जो होती है वो बस 2 या 3 दिन या 1-2 हफ्ते की होती है। अच्छा, कभी कभी बोलते हैं भी आँख का पर्दा हट गया है, ये क्या होता है? अक्सर मरीज हाँ, वो क्या होता है? अक्सर सर्जरी भी करते हैं, ये क्या? जी लोग हाँ, वो मेरा पर्दा हट गया, डॉक्टर ने वापस लगा दिया, क्या ये हाँ हटता जी, है? वो है, उसको बोलते हैं जी रेटिनल डिटैचमेंट। ये क्यों होता है? वो ये होता है कि आपकी पीछे वाली आंख का जो हिस्सा है, जैसे कैमरे को देख लें, कैमरे में एक लेंस होता है, पीछे एक फिल्म लगी होती है, ठीक है, जो फिल्म जो लगी हुई है आंखों में उसको बोलते हैं रेटिना और पर्दा। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो पर्दा जो है वो गिर जाता है या उखड़ जाता है दीवारों से, तो उसके बाद जाके उसको दोबारा चिपकाना पड़ता है, क्योंकि उस पर्दे सर्जरी होती है? जी हाँ, सर्जरी भी होती है, बाज़ औक़ात लेज़र भी हो सकते हैं, बाज़ औक़ात गैस डाल सकते हैं ताकि वो गैस डाल के उसको दोबारा चिपका दें। तो आसान तरीका कौन सा है इसमें? आसान तरीका सबसे आसान तरीका तो क्या, अगर ज़्यादा पूरी तरह पर्दा नहीं गिरा हुआ तो आप लेज़र से और गैस से उसको चिपका सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है फिर तो आपको ज़्यादा करना पड़ता है, बाज़ औक़ात उसको बोलते हैं बकल, एक सर्जरी होती है वो डालनी पड़ती है। तो डिपेंड्स करता है कि कितनी ज़्यादा आपका वो पर्दा गिरा है। कार्नियल सर्जरी कामियाब है? जी हाँ, बहुत कामयाब है। दोबारा उसकी नज़र कम नहीं होगी या हो सकती है, मगर जो जितने ट्रांसप्लांट है उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट जो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का है, 98%। सब। अच्छा डॉक्टर जाहिद जमाल, मुझे ये बताना, टाइम भी ख़त्म हो रहा है, फिर प्रोग्राम ख़त्म भी करेंगे, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, इसका दिल की बीमारी में क्या कोई बहुत अहम रोल है? जी हाँ, जैसे मैं बताया, हार्ट का इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम या ताल्लुक धड़कन से या तेज़ हो जाए या स्लो हो जाए, इन सब में मदद करती है? हाँ, मतलब इसका भी मशीन से इलाज है, या हम एब्लेशन करके जिनकी धड़कन, जिनका हार्ट कमज़ोर नहीं होता है, और आम लोगों में जो ऊपर के कमरे से अगर धड़कन तेज़ हो जाती है, इसको हम पकल एब्लेशन जिसको हम कहते हैं, हीट एनर्जी होती है, जैसे माइक्रोवेव की हीट होती है, उससे हम जला के इसका परमानेंट क्योरेबल ट्रीटमेंट है, और इसमें काफ़ी एडवांसमेंट हो गई। और जो ख़तरनाक मरीज़ हैं उनको मशीन लगा देते हैं, जो तो इसका ये भी एक इलाज का बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा। बहुत अहम। अच्छा, वही आते हैं कि शुगर, जब शुगर हो जाए तो आंखें भी ख़राब हो जाती हैं, जब शुगर हो जाए तो दिल भी ख़राब हो जाता है। शुगर तो बचाओ। शुगर का बचाव ये कि एहतियात करें, क्योंकि जिस तरह फैल रही है हमारे मुल्क के अंदर, हर तीसरे आदमी को दुनिया में भी तबाह है, फैली हुई है। फैली है, मगर हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा फैली है। उसमें बद एहतियाती एक तो नंबर 1, नंबर 2 एक्सरसाइज नहीं करते, उसके बाद यहाँ के लोग सिगरेट और शुगर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ख़तरनाक है आँखों की बीमारियों के लिए, दिल की बीमारियों के लिए। तो उसमें एक्सरसाइज और खाना कम खाएं, खा लें मगर कम खाएं। शुगर, देखिए शुगर का मसला कि लोग यहाँ पे हर कोने पे जूस वाला बैठा हुआ है, लोग दिन भर जूस पी रहे होते हैं, ठीक है ना,
پھر کوئی واک نہیں ہے لوگوں کو. یہ دیکھیں احتیاط نہیں ہے. موریسی بھی ہے نا, آپ موریسی جو خاندانی ہوتے ہیں لوگ اپنا شوگر چیک نہیں کراتے. ابھی ہاں اس ایمرجنسی کو روم کنٹرول میں نہیں کرتے. ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں, ہم نے شوگر چیک کیا 500, ان کو پتہ ہی نہیں ان کو شوگر تھا, سب کچھ ڈیمیج ہو چکا تھا. شوگر کا طریقہ ایک ہی, جیسے ڈاکٹر نعمان نے بتایا, احتیاط اچھا کرنا, اگر شوگر ہے تو یہ اوزار جو ہم مختلف مصنوعی اوزار استعمال کرتے ہیں وہ ان کے اوپر بھی کوئی افیکٹ پڑے گا؟ وہ کارآمد رہتے ہیں, سرجری کارآمد رہتی ہیں شوگر کے مریض میں؟ دیکھیں ڈائبٹیز شوگر کے مریض میں ہمیشہ زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. سرجری میں زیادہ ہوتی ہے نا, یا کوئی مشین لگا جو اس میں زیادہ ہوتا ہے, اس لیے شوگر کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. سگریٹ اسموکنگ اور شوگر کے مریضوں کی ہر سرجری میں اور ہر ٹریٹمنٹ میں زیادہ کمپلیکیشن. ڈاکٹر نعمان, آپ کا میسج کیا ہوگا, پیغام؟ میرا پیغام یہ ہوگا کہ جی اپنی صحت کا خیال کریں اور اپنی آنکھوں کا ریگولرلی ایگزامینیشن کریں تاکہ آپ کو کالے پانی اور موتی اور ادر جو دوسری بیماریاں ہیں ان کو آپ, کیونکہ ہر چیز کا علاج ہے آج کل, اور یہ کہ ڈائبٹیز سے بچیں. مجھے سب سے زیادہ ڈر ڈائبٹیز سے ہے. جی ڈاکٹر زاہد جمال. ہاں دیکھیں بہت سی یہ کہ علامتیں نہیں ہوتی, ہر کو اپنا بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول پتہ ہونا چاہیے اور ریگولر چیک اپ کریں. خالی پتہ نہیں ہونا چاہیے, ان سب چیز بچاؤ کے لیے ان کو پیدل زیادہ چلنا چاہیے. جیسے ڈاکٹر نعمان نے کہا ایکسرسائز کا کانسیپٹ نہیں ہے, لوگ سگریٹ پی رہے ہیں ینگ لوگ, اس میں پھر موٹاپا ہے. کھانا پینا فاسٹ فوڈ جب سے آیا ہے, لوگ گیمز اسکولوں میں, پلے گراؤنڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بڑے بڑے اتنے اسکولس کھل گئے ہیں, کوئی شام کو اب سب بچے گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, تو پورا لائف سٹائل چینج ہو چکا ہے. تو ہمیں بیسک لائف سٹائل پہ جانا چاہیے. جو لوگ کھیل پہ ٹائم شام کو بچے اسکول کے بعد, پہلے ہمیں یاد ہے لوگ پلے گراؤنڈ جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, گیمز کو انکریج کرنا چاہیے, ایکسرسائز کو انکریج کرنا چاہیے, پیٹ بھر کے نہ کھائیں, ہلکا کھائیں, ٹھیک ہے, اور سادہ زندگی گزاریں. بڑی مہربانی ڈاکٹر زاہد جمال, آپ ہمارے پاس ہیں. بڑی مہربانی ڈاکٹر نعمان سنی, آپ ہمارے پاس. ناظرین اسان معزز مہمان اساں کرو ڈاڈی زبردست ॻाल्हि कई. ڈاکٹر نعمان سنی اساں کے अखियुनि जी बीमारी बाबति ॼाण ॾिनी, ऐं प्रोफेसर ज़ाहिद जमाल NICD में ॾिसंदो हुन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, जेके हिकिड़ो त दवाउनि जे ज़रिए दिलि जो इलाजु आहे, ॿियो जेको औज़ारनि जे ज़रिए उन बाबति ॾाढी सुठी ॼाण ॾिनई. त मुख़्तलिफ़ जदीद औज़ारनि जे ज़रिए बि तव्हां दिलि खे बहितर करे नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारे सघो था. डॉक्टर साहिब जी इन्हनि ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघंदा आहियूं. हिन प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो. पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.